Assalamualaikum students, how are you? Hope so you will be fine and safe at your homes. Students, प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि आपको पता है हमने अपने चैप्टर नंबर 4 जो है उसको एंड किया था. आज हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ ओपन योर बुक्स. ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4.1 MCQs. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल MCQs हैं. आप MCQs पहले मैं आप यानी कि बताऊंगी और आपने उसके आंसर्स जो हैं वो मार्क करने हैं. ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपने वो सॉल्व करने हैं. ठीक है, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 4.1 MCQs. फर्स्ट MCQs इज two equal but unlike parallel forces having different line of action produces. मीन्स अब यहाँ पर वो क्वेश्चन उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा है टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. मीन्स आपके पास क्या है, इक्वल फोर्सेस हैं बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. मीन्स उनकी मैग्नीट्यूड सिमिलर है लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, चेंज है. तो ऐसा हमारे पास प्रोसेस किस में होता है, ऐसा प्रोसेस होता है टॉर्क में. ठीक है, ऐसे ही था ना टॉर्क की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स. मीन्स किसी भी बॉडी का जो टर्निंग इफेक्ट है उसको आप क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं. और उस पर आपके पास मैग्नीट्यूड सिमिलर होती है लेकिन उसकी डायरेक्शन जो होती है वो चेंज होती है. ठीक है, सो इसका आंसर क्या है आपके पास, टॉर्क. दोबारा रिपीट कर रही हूँ, टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूसेस. डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन यानी डिफरेंट लाइन पर आपके पास फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स की क्वांटिटी सिमिलर है बट डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है. ठीक है, सो इट्स आंसर इज टॉर्क. नेक्स्ट सेकंड, द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल. अब हेड टू टेल रूल के लिए मैंने आपको अकॉर्डिंगली डेफिनेशन भी बताया था. अ ग्राफिकल मेथड used to find the resultant of all forces is called head to tail rule. head to tail rule में आप बहुत सारी forces का क्या find out करते हैं, resultant find करते हैं. ठीक है, so उसके लिए आप force 1 है, first force है, second force है, कोई भी forces जो हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, start कर सकते हैं. तो आपके पास क्या है यहाँ पर, the number of forces that can be added by head to tail rule are. अब head to tail rule में आपके पास क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, या एनी नंबर. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एनी नंबर. बिकॉज आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी फोर्स है, ठीक है, F1 ऐड हो रही है और उसका कंप्लीट मेथड आपको बताया गया था कि आप हेड टू टेल रूल के जरिए से फोर्सेस को कैसे ऐड करते हैं. ठीक है, सो F1, F2, नेक्स्ट क्या है आपके पास F3. एज इट इज आप बहुत सारी फोर्सेस ले सकते हैं और उन फोर्सेस को आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. और लास्ट पर क्या होता है, जो लास्ट पर आपके पास रिजल्टेंट होता है दैट इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल. ठीक है, लास्ट रिजल्टेंट वेक्टर में आपने क्या करना होता है, फर्स्ट वेक्टर के टेल को टेल के साथ और हेड को हेड के साथ रिजल्टेंट वेक्टर के आपने क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है. तो इसका आंसर आपके पास क्या है कि आप किसी भी नंबर को यानी एनी नंबर को आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं बाय हेड टू टेल रूल मेथड. ठीक है, so the number of forces that can be added by head to tail rule are any number. यानी आप बहुत सारी क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपके पास मस्ट हो 2 से ज्यादा हो इंक्रीज हो रही है और एनी नंबर में आपके पास बहुत सारी फोर्सेस हो सकती हैं. ठीक है, थर्ड, द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस आर. अब फोर्सेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कितने हैं, टॉपिक के रिलेटेड मैंने आपको बताया था. बेसिकली फोर्स के कितने कंपोनेंट्स हैं, फोर्स हैज 2 कंपोनेंट्स. ठीक है, अब वो कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक था आपके पास x कंपोनेंट और एक है y कंपोनेंट. और आप उसको कैसे राइट करते थे, fx इज इक्वल टू f cos थीटा और fy इज इक्वल टू f sin थीटा. क्योंकि x एक्सिस के अलोंग cos थीटा लाई करता है और y एक्सिस के अलोंग sin थीटा लाई करता है. तो बेसिकली आपके पास फोर्स के कितने कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, सो थर्ड MCQs का आंसर क्या है, 2. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. ठीक है, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी. अभी आपके पास न्यूमेरिकली वैल्यू है. ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर से भी और आइदर इससे रिलेटेड एक आपके पास टेबल है. ठीक है, ये टेबल है आपके पास जो आपका कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स वाला टॉपिक है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाला टॉपिक, उसके साथ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में पूरा टेबल गिवन है. ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ. ठीक है, अब यहाँ पर अकॉर्डिंगली न्यूमेरिकल है तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको. अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन. ठीक है, 100 न्यूटन की मीन्स आपके पास क्या गिवन है, 10 न्यूटन की फोर्स गिवन है, इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज और साथ में क्या गिवन है, थीटा 30 डिग्रीज गिवन है. ठीक है,
विद द हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल मींस अलोंग एक्स एक्सिस ये लाई कर रहा है, ठीक है। इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी, मींस आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एफ ऑफ एक्स आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली रिलेशन आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू एफ इंटू कॉस थीटा, ठीक है। सो एफ एक्स इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू कितनी है 10 एंड कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज, ठीक है। स्टूडेंट्स आपके पास cos 30 की जो वैल्यू है वो है √3/2, ठीक है, टेबल वैल्यू। मैं आपको दोबारा टेबल ड्रॉ करके भी दिखाती हूँ, तो टेबल में आप लोग देख लीजिएगा, अदरवाइज ये आपके पास कैलकुलेटर में गिवन होती है वैल्यूज, ठीक है। कैलकुलेटर पे आप cos 30 डिग्री राइट करेंगे तो आपको उसकी कैलकुलेटर वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। सो जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो इसका आंसर आपके पास क्या आता है 8.7 न्यूटन। अदरवाइज मैं आपको इसका एक दफा टेबल भी बता देती हूँ। टेबल में आपके पास साइन, कॉस और टेन इन तीनों की वैल्यूज होती हैं, वो गिवन होती हैं, ठीक है। सो आपके पास साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज ऐसे होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, ठीक है। और टेबल आपके पास स्टार्ट होता है 0 डिग्री से, ठीक है, 0, नेक्स्ट है 30 डिग्रीज, नेक्स्ट 45 एंड 60 डिग्रीज। ये टेबल आगे भी अब चलता रहता है, लेकिन आपकी क्लास में जस्ट 60 डिग्रीज तक इसकी वैल्यूज हैं, ठीक है। अदरवाइज 160, 90 एंड 180, ठीक है, 180 टू 70, यानी जितने भी आपके पास एंगल्स हैं, जितने आपके पास एक्सिस में, यानी एक आपके पास जो कंपोनेंट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स में जो एक्सिस फॉर्म होते हैं उसमें टोटल आपके पास जितने एक्सिस हैं उन सबकी वैल्यूज गिवन है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। साइन 0 0, साइन 30 की आपके पास वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू है 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। ये सब आपके पास डिग्रीज में है। नेक्स्ट cos थीटा, cos थीटा की टेबल वैल्यू cos 0 इक्वल्स टू 1 cos 30 डिग्री √3/2। cos 45 और sin 45 की वैल्यू सिमिलर होती है, ठीक है, ये 1/√2 ही रहती है। एंड नेक्स्ट cos 60 इज इक्वल टू 1/2, एज इट इज ऐसे ही टेंजेंट है, टेंजेंट 0 0, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है 1/√3 1 एंड इक्वल्स टू √3। ये आपके पास एक टेबल है, ये मैथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यूज होते हैं, ठीक है, ये आपने लर्न करना होता है टेबल। सो ये आपके पास टेबल है, अगर आप लोग टेबल की वैल्यू भी याद रखते हैं तभी आपके पास वैल्यूज गिवन है, अदरवाइज जब आप कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तभी आंसर आ जाता है, ठीक है। तो जब आप कैलकुलेटर पे cos 30 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास डेसिमल्स में आंसर आएगा, ठीक है, उसको आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 8.7, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट MCQs नंबर 5, अ कपल इज फॉर्म्ड बाय। अब कपल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, कपल की डेफिनेशन में आपके पास है 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस मींस पैरेलल तो वो हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। सो अ कपल इज फॉर्म्ड बाय 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, यानी आंसर क्या है, ठीक है, 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। नेक्स्ट 6 MCQs, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स, कोई भी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में कब होती है। अच्छा, इक्विलिब्रियम में होने के लिए आपके पास क्या होती है, बॉडी बिल्कुल स्टेबल है और उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, मीन्स जब आप बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसकी एक्सेलरेशन क्या है, बिल्कुल 0 है, यानी बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। सो अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है। 6 MCQs का आंसर क्या है, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट MCQs नंबर 7, अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या आपको पता होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि व्हेन ऑल द वेट ऑफ द बॉडीज आर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि किसी भी बॉडी का जो वेट है जब वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है तो वो उसकी क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास उन्होंने कहा है अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में पढ़ा था कि किसी भी बॉडी को अगर आप थोड़ा सा मूव करवाते हैं और वो एक न्यू पोजीशन अपनी फॉर्म कर लेती है, न्यू पोजीशन में चली जाती है, सो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास बेटर होता है कि किसी भी बॉडी की जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड पोजीशन में होगा वो उतनी ही स्टेबल होगी, ठीक है।
फॉर एग्जांपल रेसिंग कार्स, ठीक है, रेसिंग कार्स होती हैं, उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी उनका जो आपके पास बॉटम होता है उसको बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ रखा जाता है ताकि उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हो वो सीक्वेंस में रहे और जो रेसिंग कार्स हैं वो स्टेबल रहे, ठीक है। सो 7th MCQ का आंसर आपके पास है, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी सो कीप्स इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड, यानी कि उसकी हाइट को उसकी डिस्प्लेसमेंट पोजीशन से नज़दीक रखा जाए। नेक्स्ट 8, रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय, रेसिंग कार्स को स्टेबल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया रेसिंग कार्स को स्टेबल कैसे बनाया जाता है, उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर करके, ठीक है। सो इसका आंसर क्या है, सी, लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी रेसिंग कार्स के जो बॉटम है उसको बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ रखा जाता है ताकि बॉडी यानी रेसिंग कार्स और जो अर्थ है उनके दरमियान में सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे और गाड़ी स्टेबल रहे, ठीक है। नेक्स्ट आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.2 एक्सरसाइज, ठीक है। MCQs आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, अब इसमें डेफिनेशंस हैं, ठीक है। डेफिनेशंस जैसे आपको बुक में बताई गई हैं वैसे ही करेंगे आप लोग, और डेफिनेशंस के साथ आप उनका यूनिट, उनका फॉर्मूला जो है वो मस्ट मेंशन करेंगे, ठीक है। अगर उनकी स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी मेंशन है आप वो राइट करेंगे, यूनिट मेंशन है वो राइट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर और रिजल्टेंट फोर्स सिमिलर है क्योंकि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वो उसको नेम चेंज कर सकते हैं, तो इट इज रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट वेक्टर और सिमिलर क्वांटिटीज, ठीक है। सो रिजल्टेंट फोर्स क्या है, a resultant force can be defined as, a resultant force is a single force that has the same effect as the combined effect of all the forces to be added। मीन्स जब आप बहुत सारी फोर्सेस को ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे आपको बताया कि द सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक है, द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, द सम ऑफ फोर्सेस दैट हैज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड, यानी जब आप फोर्सेस को ऐड करके उनका सम निकालते हैं और कोई एक सिंगल फोर्स फाइंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन, टॉर्क। रिजल्टेंट फोर्स के लिए आप यूनिट मेंशन नहीं करेंगे, जस्ट इस डेफिनेशन राइट करेंगे, ठीक है। टॉर्क है, टॉर्क के लिए आप उसकी डेफिनेशन, उसका यूनिट, ठीक है, और उसकी क्वांटिटी और आइदर अगर उसका फॉर्मूला है तो आप वो भी राइट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या राइट करेंगे, टॉर्क की डेफिनेशन। टॉर्क की डेफिनेशन क्या है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक है। मैं आपको मेथड बता देती हूँ कि आपने राइट कैसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 4.2, ठीक है, सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है, उन्होंने पूछा आपसे टॉर्क की डेफिनेशन, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट आर, टॉर्क और मोमेंट आर, ठीक है। ये होगी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के बाद आप क्या राइट करेंगे, उसका फॉर्मूला राइट कर दें, ठीक है। वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई इट्स मोमेंट आर। अच्छा, एल को हम डिस्टेंस के लिए भी यूज करते हैं और एल की जगह हम लोग इधर यहाँ पर डी भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। एल तो क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंट आर्म को, ठीक है, और मोमेंट आर्म के लिए हम डिस्टेंस भी ले रहे हैं, सो एल और डी आपस में चेंज हो सकते हैं क्योंकि वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो आप एफ क्रॉस डी भी राइट कर सकते हैं और आप एफ क्रॉस एल भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। सबसे पहले क्या थी, डेफिनेशन आ गई, ठीक है। डेफिनेशन के बाद क्या आ गया आपके पास, फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या राइट कर देना है, उसका यूनिट। अब टॉर्क का यूनिट आपको जैसे बताया गया है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और डिस्टेंस आप जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं वो किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर के, ठीक है। तो टॉर्क का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन मीटर। तो आपने इस फॉर्म में जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वांटिटी भी आप इसकी राइट कर सकते हैं अगर आपने क्वांटिटी राइट करनी, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो आप ये भी क्या होगी, आपके पास वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के लिए आप चाहे तो उसकी कोई एग्जांपल भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप जस्ट उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। So center of mass of a system is such a point where an applied force causes the system to move without rotation. Means अगर आप बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं
तो बॉडी मूव करेगी फोर्स की डायरेक्शन में बट विदाउट रोटेशन, लेकिन उसमें रोटेशन नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? A point in a body where the weight of body appears to act vertically downward is called center of gravity. Means body में center of gravity में क्या है आपके पास? आप center of gravity की definition राइट करेंगे और उसके साथ उसकी डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कि कोई भी बॉडी है, a point where whole weight of a body act vertically acts downward. Center of gravity. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, उसकी डेफिनेशन राइट करेंगे। अगर उसका यूनिट या फॉर्मूला नहीं है और डायग्राम गिवन है तो आप क्या करेंगे, उसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अ पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी डाउनवर्ड पोजीशन में नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अ पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट्स वर्टिकली इन डाउनवर्ड पोजीशन इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, कोई भी इसकी डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर ले। इसकी बेसिकली आप शेपलेस भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, और कोई अगर शेप है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सिलेंडर है, उनके अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हैं, डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, किसी भी और डायग्राम को शो करवा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे रिजिड बॉडी है। ठीक है, रिजिड बॉडी में आपके पास क्या होते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हर पॉइंट में उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड पोजीशन में ही रहता है। ठीक है, सो ये आप डायग्राम भी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 4.3 क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। डिफरेंशिएट करेंगे, बेसिकली आपने 3 टॉपिक्स हैं जिनको डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, सेकेंड टॉर्क एंड कपल, थर्ड स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और डिफरेंस करने के लिए बेसिकली आपके पास 2 या 3 डिफरेंस होने चाहिए। अगर लॉन्ग में आप राइट करें तो आपके पास 4 to 5 डिफरेंस आप राइट करेंगे, और अदरवाइज अगर आप शॉर्ट में राइट कर रहे हैं तो आपके पास जस्ट 2 डिफरेंस होने चाहिए। ठीक है, सो डिफरेंशिएट द फॉलोइंग में फर्स्ट ऑफ ऑल आप करेंगे लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, सो इनकी डेफिनेशन आप पहले राइट करेंगे और उनकी कोई एक एग्जांपल देंगे क्योंकि ये शॉर्ट में है। ठीक है, लाइक पैरेलल फोर्सेस में आपको मैंने एग्जांपल दी थी और डेफिनेशन उसकी पढ़ते हैं और फिर उसको स्टार्ट करते हैं। (4.3) डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट द फॉलोइंग में आप क्या करेंगे, like and unlike parallel forces। ठीक है, उसके लिए डिफरेंशिएट के लिए आपको बेसिकली पता ही है कि आप क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और एक साइड पर अगर आप सिमिलैरिटीज राइट कर रहे हैं तो आप दूसरी साइड पर सिमिलैरिटीज तो नहीं होंगी, डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइक पैरेलल फोर्सेस की, और सेकेंड साइड पर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन होगी। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या है, द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, कि उसमें आपके पास क्या है, एक ही यानी कि फोर्स है और एक ही डायरेक्शन में सारी के सारी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, द फोर्स दैट are parallel to each other and have same magnitude। सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब उसमें आपके पास क्या है कि कोई भी आपके पास फोर्स है
जो एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्वांटिटी भी क्या है, सिमिलर है, तो वो क्या होंगी, वो लाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी। अनलाइक में क्या होगा, फोर्सेस पैरेलल तो होंगी लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, the force that are parallel to each other but have different direction। इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको बताई थी डिफरेंट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी एक ब्लॉक है जो एक स्ट्रिंग के साथ क्या है, अटैच किया हुआ है, तो ब्लॉक का वेट जो होगा वो कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और टेंशन कहाँ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। सो ये टू फोर्सेस जो हैं इनकी क्वांटिटी सिमिलर है लेकिन ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस वजह से ये कौन सी फोर्स होगी, ये होगी अनलाइक पैरेलल फोर्स। ठीक है, तो ये आपके पास लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का डिफरेंस था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास डिफरेंस किसका है, टॉर्क एंड कपल का। ठीक है, टॉर्क एंड कपल के लिए आप क्या करेंगे, उनकी डेफिनेशन राइट करेंगे और डेफिनेशन राइट करने के बाद आप उनका फॉर्मूला भी राइट कर सकते हैं, फॉर्मूला या यूनिट राइट करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉर्क, टॉर्क की डेफिनेशन क्या है आपके पास, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट आर। ठीक है, टॉर्क की डेफिनेशन, और अभी प्रीवियस मैंने आपको अभी बताया था कि टॉर्क का यूनिट क्या है, टॉर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर, और टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये आपके पास 2 to 3 डिफरेंस हो गए टॉर्क के। ठीक है, नेक्स्ट आप इसके राइट करेंगे कपल के। अब कपल, सबसे पहले आप कपल की डेफिनेशन, a couple is formed by two unlike parallel forces of the same magnitude but not along the same line। टॉर्क आपके पास एक ही लाइन पर एक्ट करता है जबकि कपल जो है वो डिफरेंट लाइन पर एक्ट करता है। ठीक है, और कपल का यूनिट क्या है, जस्ट न्यूटन, की आप उस पर एक सिंगल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइड till it returns to its previous position। यानी अगर आपने किसी बॉडी को मूव करवाया है, फॉर एग्जांपल एक टेबल के ऊपर एक बुक है और आपने उसको थोड़ा सा पुश किया है या आपने उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाया और आपने फोर्स को रिमूव कर दिया, आप देखेंगे बुक अपनी या प्रीवियस पोजीशन में वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये किसकी एग्जांपल हुई, स्टेबल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की आप डेफिनेशन राइट करेंगे और फिर उसकी एग्जांपल देंगे। ठीक है, तो न्यूट्रल क्या है, इफ अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन, यानी कि बॉडी जो है वो क्या होगी, किसी न्यू पोजीशन में आ जाएगी, व्हेन डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, यानी जब बॉडी को क्या करेंगे, आप थोड़ा सा मूव करवाएंगे और आफ्टर मूवमेंट जब आपने फोर्स को रिमूव कर दिया और बॉडी ने न्यू पोजीशन जो है उसको टेक आउट किया है, तो आप देखेंगे कि वो उसकी पोजीशन कौन सी होगी, वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक बॉल है और आपने बॉल को थ्रो किया है, थ्रो करने के बाद आप देखेंगे बॉल थोड़ा सा मूव करेगी और जब वो स्टॉप होगी तो वो अपनी प्रीवियस पोजीशन से एक न्यू पोजीशन में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे आपके पास 3 डिफरेंस, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के, टॉर्क एंड कपल के, स्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. How head to tail rule helps to find the resultant of forces। अब यहाँ पे आपके पास अगेन वही हेड टू टेल रूल जो है उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कि हेड टू टेल रूल के जरिए आप फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है आपके बुक के टॉपिक में। ठीक है, आप वहाँ से भी राइट कर सकते हैं, उसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन भी आपको बताई गई है और इसके साथ आप डायग्राम मस्ट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, हाउ हेड टू टेल रूल हेल्प्स टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसकी डेफिनेशन राइट करेंगे, वो क्या है, अ ग्राफिकल मेथड यूज्ड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। ठीक है, ग्राफिकल मेथड है, उसके लिए आप एज इट इज जैसे बुक में डायग्राम गिवन है 2 वेक्टर्स की, 2 फोर्सेस की या उससे ज्यादा भी फोर्सेस हैं आपके पास, तो वो आप डायग्राम ड्रॉ करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सो ग्राफिकल मेथड, a graphical method used to find resultant of forces, resultant of
forces is called head to tail rule. हेड टू टेल रूल, ठीक है। उसके लिए फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं, आपके पास कोई भी वेक्टर ए है, आपने एक फर्स्ट वेक्टर लिया, ठीक है। सेकंड वेक्टर को आपने क्या किया, सेकंड वेक्टर फॉर एग्जांपल आपके पास वेक्टर बी है, तो सेकंड वेक्टर की टेल को आपने फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ ज्वाइन किया, ठीक है। एज इट इज अगर आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स होंगे तो आप उनको भी ऐसे ही कंबाइन करते जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन लास्ट पर जो थर्ड वेक्टर होता है, जो रिजल्ट फाइंड करता है, उसको आप क्या करते हैं, वो फर्स्ट वेक्टर की टेल को ज्वाइन करता है सेकंड वेक्टर के हेड के साथ, यानी जो आपका लास्ट वेक्टर होता है, सो विच इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। और उसको सम करने के लिए आप क्या राइट करते हैं, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी ए और बी को जब आपने सम अप किया तो वो किसके इक्वल आया, आर के आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन अ फोर्स बी रिजॉल्व इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स ये आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला टॉपिक है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, टॉपिक नंबर 4.1 स्टार्टिंग टॉपिक ही है, ठीक है। उसको हमने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या किया था, रिजॉल्व किया था। तो ये एक्सप्लेनेशन के साथ आपका टॉपिक गिवन है, ठीक है, तो वहां से आप ये टॉपिक को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.6, व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, कोई भी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में कब हो, ठीक है। इसकी तो जस्ट एज आप डेफिनेशन राइट करेंगे और आप राइट कर देंगे कि इसकी बेसिकली कितनी कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस हैं। अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ठीक है, कि किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी जब उस पर नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी, ठीक है। और इसकी कितनी कंडीशंस हैं, 2, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, समेशन एफ इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड कंडीशन में क्या है, समेशन टॉर्क इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताई गई है, उसमें सब कुछ बताया गया है कि आपने क्या करना है, सम ऑफ फोर्सेस जो है वो अगर उनका सम ऑफ फोर्सेस 0 के इक्वल हो तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करती है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है फर्स्ट कंडीशन की, द सम ऑफ ऑल फोर्सेस acting on a body is equals to 0, then first condition satisfied, then it is called first condition for equilibrium, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.8, why there is need of second condition for equilibrium if a body satisfies first condition for equilibrium। स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए उसकी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है तब भी आपके पास ऐसा होता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, हम उसको सजेस्ट नहीं कर सकते कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए एक्सप्लेनेशन के साथ आपको फर्स्ट और सेकंड कंडीशंस एक्सप्लेन की गई हैं, ठीक है। और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में ये होगा कि आपके पास अगर हम फोर्सेस चेंज करते हैं तो बॉडी में रोटेट होने की टेंडेंसी आ जाती है, जिसकी वजह से बॉडी को फर्स्ट कंडीशन के साथ साथ सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करने की भी ज़रूरत होती है। तो उसके लिए क्या होता है, सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.9, व्हाट इज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में आप एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं और जस्ट एज आप डेफिनेशन भी राइट कर सकते हैं। सो जस्ट डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू 0, सो समेशन टॉर्क इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थे आपके 4-9 क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।